हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए, जो आंसर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूशन के लिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं GS3 इकोनॉमी से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। एंड उसके बाद में हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कितना कंटेंट होगा। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट फाइनेंसेस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इंडिया। मतलब स्टेट फाइनेंसेस की आपको सिग्निफिकेंस, उनका क्या महत्व है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ऑल्सो हाईलाइट द इश्यूज विद स्टेट्स फिस्कल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो देखिए, 2 पार्ट यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहला आपको स्टेट फाइनेंसेस की सिग्निफिकेंस बतानी है। उसके बाद आपको इश्यूज बताने हैं कि जो स्टेट्स का फिस्कल मैनेजमेंट है उसमें क्या इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो एकदम टिपिकल इकोनॉमी वाला ये क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। तो पार्ट्स हमने देख लिए। क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस बतानी होगी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद आपको इश्यूज बताने होंगे, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये 4 हो गए पार्ट जो इस क्वेश्चन में होने चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। 2 चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? इकोनॉमी एज ए होल। और जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो इसमें जो फर्म्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनकी स्टडी होती है, क्या उनका बिहेवियर है, उस चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ स्टडी होती है? जैसे कि इन्फ्लेशन, GDP, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल्स, नेशनल इनकम। तो इन सब की स्टडी इसमें की जाती है। तो आपको बताना होगा कि स्टेट फाइनेंसेस की क्या सिग्निफिकेंस है और किस बेसिस पे बताना है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इश्यूज बताने हैं, देन आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं? स्टेट फाइनेंसेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। इनसे जुड़ा कोई अगर डाटा या फैक्ट आपके पास है तो वो भी आप बता सकते हो। जैसे कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम टोटल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें तो उसका 60% स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इसलिए ये जो स्टेट फाइनेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप चाहें तो 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो भी आप बता सकते हैं
कि जिन्होंने फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ स्टेट जीडीपी, इसको एक तरह की लिमिट सेट कर दी थी, और डेब्ट टू जीडीपी रेशो कितना था 25%, ये स्टेट के लिए है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास कोई डाटा हो तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार उसको आप देख लीजिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है, स्टेट फाइनेंसेस। तो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस आपको बतानी है, तो देखिए क्या फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी वगैरह हो गया, तो इनको आपको लिंक करना होगा। देखिए जो स्टेट हैं वो 5 टाइम्स मोर पीपल को एम्प्लॉय करते हैं, और अगर हम स्पेंडिंग की बात करें तो सेंटर से 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर होता है, स्पेंड करते हैं, तो इसका मतलब उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इसकी क्वालिटी क्या है, ये मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्वालिटी से क्या मतलब है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर से जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैटर करता है। इसके अलावा देखिए ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर स्टेट करता है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि मान लीजिए रोड्स बना दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्टेट फाइनेंसेस की। इसके अलावा देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, काफ़ी ज़्यादा बोरो करती है, तो होगा क्या कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए मार्केट में फंड रहेगा नहीं, तो इससे होगा क्या कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और इससे होगा क्या कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए अगर रेवेन्यू आप सही से जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, और इससे होगा क्या कि जो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो बढ़ जाएगा। और हमने बात की थी वो फाइनेंस कमीशन की लिमिट क्या है 25% की, तो वो ब्रीच हो जाएगी, और इससे होगा क्या कि जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है उस पर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब पे निगेटिव इफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ आप आराम से समझ पाएंगे। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है कि ये जो स्टेट का फिस्कल मैनेजमेंट है इसमें हमें क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारा पैसा जो है पॉपुलिस्ट जो मेजर्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं उन पे लगाती है, जैसे कि फार्म लोन वेवर कर दिया फार्मर्स को, या फिर जो गरीब लोग हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं, जैसे कि दिल्ली में होता है। तो ये सब पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, तो ये एक तरह का इशू क्रिएट करते हैं। मैंने बात की थी जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आती है तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज दिए गए हैं, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस ये होता है कि एक्सपेंडिचर कम करो, ना कि रेवेन्यू बढ़ाइए। तो ये एक तरह का इशू है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वेलफेयर नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको बेसिकली रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर है, एक्सपेंडिचर को कम करने में। ठीक है, और यहाँ पर एक फैक्टर और है, वो फैक्टर ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एक्सपेंडिचर में, उसमें भी जो मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो रहा है, और यही तो होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या कि इश्यूज काफ़ी सारे क्रिएट हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो ये एक इशू है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पुअर रेवेन्यू जनरेशन। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वहाँ से फंड्स का डिवोल्यूशन हो जाए। वो जो अपनी कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज नहीं करती हैं।
इसके अलावा देखिए 25% का मार्कर है डेब्ट टू जीडीपी रेशो को लेके। एंड अगर हम बात करें आरबीआई रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस लिमिट को क्रॉस कर दिया है। तो ये भी अपने आप में एक इशू है, क्योंकि डेब्ट ज़्यादा होगा तो वो क्राउड आउट इफेक्ट हो जाएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। देन रिफॉर्म्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, जैसे कि जो पावर सेक्टर है, आप जानते हैं उदय स्कीम क्यों लाई गई थी, क्योंकि जो डिस्कॉम्स हैं उनमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं। तो एक तरह का जो रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो नहीं लाए जा रहे हैं। तो ये सब इश्यूज होंगे स्टेट के फिस्कल मैनेजमेंट में। देन आप जीएसटी की बात कर सकते हैं कि जब से जीएसटी आया है तो जो पहले एक ऑटोनॉमी मिली हुई थी स्टेट्स को, वो उसमें अब इरोजन हुआ है, ठीक है। और जीएसटी का जो पेमेंट होता है उसमें भी काफ़ी सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ये चीज़, ये मैटर रेज करती है कि सेंटर ने हमारा पेमेंट नहीं किया है। और अभी कोविड के टाइम पे तो ये मैटर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो ये भी एक इशू हो जाएगा। तो हमने दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे एड्रेस कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, आप यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप अलग से वे फॉरवर्ड बना लीजिए, 4-5 उसमें पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंक्लूजन में सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्या सोल्यूशन हो सकता है कि स्टेट को फोकस करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाए जाने चाहिए, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। एंड जो एफआरबीएम टारगेट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेजर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसके थ्रू जो स्टेट फाइनेंसेस हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हो, जो उनके इश्यूज हैं उनको रिजोल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन एक 10 मार्कर है, मीन्स 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ई कॉमर्स होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिवैम्प एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया इन मल्टीपल वेज, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो मतलब देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने होंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो मीन्स आपको मार्क्स कम मिलेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, ई कॉमर्स होल्ड्स द पोटेंशियल टू रिवैम्प एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको रिवैम्प करने का काफ़ी सारा पोटेंशियल है ई कॉमर्स में, और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, इसी को आपको डिस्कस करना है। देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स कंपनी जी तो हैं। अगर आपको कोई बुक ऑर्डर करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन बुक करवा देते हो और 2 से 3 दिन के अंदर वो चीज़ आपके घर पे पहुंच जाती है। तो ये चीज़ हो गया ई कॉमर्स। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर इसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करें तो इससे उसका काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। मतलब आप ऑनलाइन चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहे हो। तो ये तो आप काफ़ी पढ़ते भी होंगे, कंटेंट आपके पास होगा। क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आप पोटेंशियल बताएंगे, और उसके बाद में आपको कंक्लूड करना होगा। एक 10 मार्कर है तो इसमें ज़्यादा डायमेंशंस जनरली पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, पोटेंशियल बताएंगे, देन आप कंक्लूड करेंगे। अब देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कीवर्ड है। एक तो है ई कॉमर्स, आप चाहें तो इसको डिफाइन कर दीजिए, और दूसरा कीवर्ड क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ज़्यादा वेटेज जिसको दिया गया है वो क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, आप चाहें तो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, वो क्यों ज़रूरी है, ये आप बता सकते हैं। तो वो दोनों ही देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में रखा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशंस, जो फार्म प्रोड्यूस एक बार बन गया उसका मूवमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, उसको ग्रेड करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब शामिल होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में शामिल होती है, ठीक है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हो। ये तो मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया है ताकि आप समझ जाए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है इंट्रोड्यूस करने का कि आप बता दें कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बता सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज
to balance the affordability and availability of food for consumers with sustained improved incomes to farmer। देखिए जब भी हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, एक तो है फार्मर, तो फार्मर को लॉस नहीं होना चाहिए, फार्मर्स की इनकम को हमको इम्प्रूव करना है, और दूसरी बात जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो फार्म प्रोड्यूस मिल रहा है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी मार्केटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप इसको इंट्रोड्यूस करते हो। बट देखिए हमारे यहाँ पे हमको क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, काफ़ी कम उनकी इनकम होती है, और हम हमेशा ही बात करते हैं फार्मर्स की इनकम को डबल करने की, ठीक है, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। अब क्या पूछा गया है कि ई कॉमर्स का क्या पोटेंशियल है, तो वो आप बता दीजिए। तो देखिए ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन, जैसे आप एक बुक ऑर्डर कर रहे हो वैसे जो कंज्यूमर है वो फार्म प्रोड्यूस को ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो मिडिल मैन है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। देखिए इशू क्या होता है कि फार्मर और जो कंज्यूमर है उसके बीच में काफ़ी सारे मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, और वो जो मिडिल मैन है वो काफ़ी प्रॉफिट उनको मिलता है, जो बिचौलिए होते हैं। और इससे होता क्या है कि फार्मर्स को काफ़ी कम पैसा मिलता है, और जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेट पे मटेरियल को परचेज करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो मेनली मिडिल मैन के पास जाता है। तो अगर ऑनलाइन वे होगा, अगर ई कॉमर्स होगा, तो क्या होगा कि ये जो मिडिल मैन है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो ई नेम प्लेटफॉर्म का। इसके बाद देखिए जो सेलर्स हैं वो कंज्यूमर्स को पूरे इंडिया में टारगेट कर सकते हैं, मींस जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ये पूरा नेशन ही आपका मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका पोटेंशियल है। इसके अलावा देखिए ऑनलाइन है तो आपके पास प्राइसेस होती हैं कि इस मटेरियल की क्या प्राइस है। तो इससे होगा क्या कि जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री होती है बिटवीन सेलर एंड बायर वो मिट जाएगा। जो फार्मर्स हैं वो अच्छे से प्राइस को डिस्कवर कर पाएंगे कि कहाँ पे उनको अच्छी प्राइस मिल रही है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, उसी हिसाब से वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आएगी। इसके अलावा देखिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और काफ़ी सारे हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस फ्रेश वगैरह हो गए। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, और इससे किसका फ़ायदा होगा? किसानों का, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा देखिए जो छोटे किसान हैं, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो भी जो है एक ऑनलाइन प्लेयर से जुड़ सकते हैं। आपको कोई फिजिकल एक शॉप वगैरह नहीं लगानी होगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, और आप डायरेक्टली ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप लोगों से उनकी फीडबैक भी ले सकते हो, भाई क्या फीडबैक है, और उसके हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मर्स हो गए, तो ये अपने प्रोड्यूस को प्रमोट कर सकते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन मीडियम काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए जो हमारा रूरल एरिया है, जो सेकंड थर्ड ईयर सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं, तो ई कॉमर्स का जो पोटेंशियल है वो और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि कोई एक, जैसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई बुक खरीदते हैं वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो ये मैटर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको कंक्लूड करना है। तो देखिए कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, आप ये काफ़ी सारे वेज हैं जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि जो सप्लाई चेन्स हैं हमको उनको डेवलप करना चाहिए, ताकि ये जो ई कॉमर्स का पोटेंशियल है आप इसको सही से गेन कर सको, ठीक है। या फिर आप चाहें तो जैसे बता सकते हैं कि ये पोटेंशियल और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है, इवन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी बढ़ रहा है, और ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है ई कॉमर्स की ग्रोथ के लिए। तो इन दोनों तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं, ये मैंने केवल 2 वेज आपको बताए हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और उसमें हम क्या करते हैं, लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स और सेंटर वाला, फाइनेंसेस वाला। स्टेट्स एंड सेंटर आर लाइक 2 व्हील्स ऑफ व्हीकल्स दैट वर्क टुगेदर
फॉर ईच अदर्स स्टेबिलिटी। ओके है, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता था। ठीक है, ठीक ठाक आपका इंट्रोडक्शन है। देन आपने लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस फॉर माइक्रो। देखो माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, माइक्रो और मैक्रो, और ये डिफरेंस क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एम्प्लॉयमेंट, ये सही पॉइंट है। फिर आपने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो देखो ये हेडिंग सही नहीं है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने बताया था वही आपने यहाँ पे लिखा है। तो हेडिंग आपको चेंज करनी होगी, आप लिख सकते हो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है। देन आपने बताया है डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, वही आप डेप्ट, ये देखिए स्पेलिंग सही करो, ये डेप्ट नहीं है, डेप्ट होता है। टू जीडीपी रेशो, ये भी से आपका सही पॉइंट है। कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, वो आपको यहाँ पे शामिल करने होंगे। इश्यूज क्या है कि टैक्स का शॉर्टफॉल है, जीएसटी, ये सब आपने सही पॉइंट लिखे हैं। देन पॉपुलिज्म की आप बात कर रहे हो, डिस्कॉम का आपने एग्जाम्पल दिया। तो देखो यार पॉपुलिज्म में आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते थे और डिस्कॉम के लिए आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते थे, तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर क्या है कि जो बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये वही बात हो गई, ये भी पॉइंट सही है। फिर आपने वे फॉरवर्ड दिया है, उसमें 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बताई हैं। 3 पॉइंट आपने लिखे हैं। एक तो एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करो, जीएसटी कंपनसेशन। अब देखिए इसके बाद आपने 4th पॉइंट लिख के छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। ये 4th पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको 3 ही पॉइंट आ रहे हैं तो 3 में उसको समेट दीजिए, 4th पॉइंट मत लिखो। इससे ऐसा लगता है कि आप कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन आप भूल गए। इसके बाद देखिए आपने कंक्लूजन नहीं किया है। वे फॉरवर्ड अलग चीज़ होती है, कंक्लूजन अलग चीज़ होता है, दोनों को आपको क्लब नहीं करना है। भले ही आप वे फॉरवर्ड लिखिए, लेकिन आपको कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा। और अगर आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो 3 पॉइंट आपने लिखे हैं वे फॉरवर्ड में, इसमें से किसी भी एक पॉइंट को आप कंक्लूजन बना सकते हो। आप चाहें तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है कि जो एक्सपेंडिचर है उसको हमको फिर से प्रायोरिटाइज करना होगा, ये आपका कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन लिखिए, उसके नंबर होते हैं। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब हम देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो लाइन है इसके बाद भी लिखा हुआ है, तो ऐसा मत करिए। जो मार्जिन है उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, और शुरू से ही ऐसी हैबिट डालिए जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तब भी। और मैं आपको कहूँगा कि जैसे 4, 5 लिखा है, ये भी अंदर ही लिखो, बाहर कुछ मत लिखो, फालतू में क्यों रिस्क लें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ई कॉमर्स। इन्होंने शुरुआत की है, इंडियाज़ ट्रू वेल्थ इट्स विलेजेस, इससे इन्होंने शुरुआत की है। महात्मा गांधी का ये कोटेशन है। फिर इन्होंने ई कॉमर्स को डिफ़ाइन किया है। देखिए ज़्यादा अच्छा होता अगर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डिफ़ाइन करते। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। तो ये आपने कर दिया। इसके बाद आपने बताया कि इंडियन ई कॉमर्स जो मार्केट है उसका क्या पोटेंशियल है, एंड ई नेम के बारे में आपने यहाँ पे बताया है। चलिए ठीक है। देन आपने बेनिफिट्स बताए हैं, सिग्निफिकेंस बताई है, पोटेंशियल आप बता रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी, मिडिल मैन, बेटर सेल्स, मार्केटिंग, इंक्रीज्ड बिजनेस रीच। थोड़ा ना इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक्सप्लेन करो। और जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग होनी चाहिए, ताकि काफ़ी अच्छा सा लगे देखने में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो पॉइंट्स आपके काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। और वैसे भी 15 मार्कर है, इतना काफ़ी है। एंड फिर आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स बताई हैं। अब देखो ये एक 10 मार्कर है, सॉरी एक 10 मार्कर है, तो इतना स्पेस आपके पास होता नहीं है। आप चाहें तो 1 या 2 स्कीम्स बता सकते हैं, बाकी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना सब मत लिखिए, वहाँ पे इतनी जगह आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि द ई कॉमर्स हैज़ ए लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फर्दरिंग बेनिफिट्स टू फार्मर्स एंड along with small industries and indigenous communities. It provides platform to connect directly. अब देखो ये चीज़ ऑलरेडी आप बता चुके हो, तो इसको फिर से रिपीट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो कोई नई चीज़ बताइए, इंपॉर्टेंस बता दीजिए, कोई सोल्यूशन वगैरह बता दीजिए। और देखिए 10 मार्कर है, तो 2 से 3 लाइन में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। आपने तो यहाँ पे 6 लाइन लिख दी है, तो ऐसा मत करिए, 2 से 3 लाइन काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और इस पर आप वर्क करिए। थोड़ा सा ना हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, ये एंड नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ।
अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें हमारे इनिशिएटिव को, हमारे चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।